बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पर। आज हम करने वाले हैं मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन 2023-24 का साइंस के क्वेश्चंस पेपर के जितने भी एमसीक्यूज़ है। इस पेपर में, इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ करेंगे और पिछले साल के मिड टर्म के एग्ज़ाम का पूरा सॉल्यूशन भी पार्ट वाइज हम इस चैनल पे डाल देंगे, तो आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम सिर्फ हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए पूरा वीडियो जो है वो हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस वाला है। इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन वाला भी वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको भी आप देख सकते हो और ये जल्दी उसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर इस साल देखें हम आपका 2024-25, तो इसके आपके मिड टर्म के एग्ज़ामिनेशंस अनाउंस हो चुके हैं और 25 सितंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो अब आज है आपकी 23 और जब तक वीडियो देख रहे होंगे वो हो जाएगा 24। तो 24 या 23 की अगर देखें तो अभी से लगभग आपके पास सिर्फ 30 दिन का समय बाकी है। कितने? 30 दिन का समय बाकी है और 30 दिन में आपको अपनी अच्छे से तैयारी करनी है। तो उसके लिए आपको पिछले साल का कैसा पैटर्न रहता है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर हम मिड टर्म की बात करें तो मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन इसमें टोटल आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सबसे पहले आप 80 मार्क्स का होता है और इसमें कितने 39 प्रश्न होते हैं, 39। और इसमें से 20 प्रश्न जो खंड क में है वो वस्तुनिष्ठ या एमसीक्यू होते हैं, जो 1 अंक का होता है। इस चैप्टर में हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में देखेंगे और फिर सभी खंडों की, जैसे खंड ख, खंड ग, इन सब की हम एक अलग सेपरेट वीडियोस भी ले आएंगे ताकि आपका पूरा मिड टर्म का पेपर सॉल्व हो जाए। तो खंड क की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मिड एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस, यानी इसमें से आपको सिर्फ आंसर करना होता है 4 ऑप्शंस में से। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें, पहला क्वेश्चन है, जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो क्रिस्टलन का जल हट जाता है और लवण का रंग बदल कर बन जाता है। तो जब आप फेरस सल्फेट को गर्म करते हो तो गर्म करने के बाद ये कैसा, फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है? फेरस सल्फेट का कलर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फेरस सल्फेट के साथ जब वाटर प्रेजेंट होता है तो वाटर या क्रिस्टलन जल जो है तब इसका कलर होता है हल्का हरा, और जब इसको गर्म किया जाता है तो ये हल्का हरा कलर जो है, पानी के अणु इसमें से निकल जाते हैं और इसके बाद इसका कलर हो जाता है सफ़ेद, और सफ़ेद को हम श्वेत कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और फेरस सल्फेट जहाँ भी आए उससे ध्यान रखो। कॉपर सल्फेट का भी आपको पूछा जाता है, तो कॉपर सल्फेट के साथ भी अगर उसके क्रिस्टलन का रंग जो है वो किस रंग का होता है, वो होता है नीला, और जैसे ही उसको गर्म करते हैं तो वो भी कैसा हो जाता है, सफ़ेद, ताकि उसमें से पानी उड़ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, इससे सिल्वर और जिंक नाइट्रेट। तो इसमें अगर आप देखो तो आपको बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ अगर देखो, जिंक ने सिल्वर को क्या किया है, उसकी जो सॉल्ट है, लवण है, उससे विस्थापित कर दिया है। तो ये एक तरह का विस्थापन अभिक्रिया हो गया। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो जिंक है, जिंक या जिसे हम कहते हैं Zn, जिंक की रिएक्टिविटी या अभिक्रियाशीलता सिल्वर यानी Ag से अधिक है, इसीलिए जिंक ने सिल्वर को विस्थापित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके उपयोग गंधीय सूचक मतलब आप गंध से पता कर सकते हो कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है, तो गंधीय सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो लिटमस जो है वो तो आपका कलर से बताता है, हल्दी भी कलर से बताता है। लिटमस क्या करता है आपका, ये 2 तरह के लिटमस होते हैं, लाल और नीला। तो अगर हम नीला लिटमस जो है अम्ल में, लाल लिटमस अम्ल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और क्षार को लाल कर देता है, क्षार में ये लाल रंग दिखाता है, और नीला लिटमस अम्ल में लाल रंग दिखाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और लाल लिटमस क्षार जब मिलाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, नीला। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए लिटमस के लिए हल्दी आपको पता है अम्ल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती, क्षार के साथ ये लाल कलर की हो जाती है। लाल ये जिसे हम कहते हैं हल्का भूरा
और लाल कलर का रक्त जैसा कलर है उसी के आसपास का। प्याज, आपका प्याज जो है वो क्या है, गंधीय सूचक। इसे हम इंग्लिश में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर भी कहते हैं, ये ध्यान समझ लो। बहुत बार साइंस में, क्योंकि आपको बहुत बार क्वेश्चंस में गंधीय की जगह हिंदी में भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर ही दे देंगे। तो प्याज एक तरह का क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। और फिनोफ्थेलिन, ये जब हम क्षार के साथ मिलाते हैं तो ये बन जाता है पिंक कलर, ये गुलाबी रंग आ जाता है। तो फिलहाल इसका आंसर है प्याज। उसके बाद है लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं। तो लोहे की वस्तु को जो जंग से बचाने के लिए हम जिंक की परत चढ़ाते हैं, इसको कहा जाता है यशद लेपन। ठीक है, इसको कहते हैं हम यशद लेपन, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन हिंदी में कहते हैं यशद लेपन। बाकी एनोडीकरण, मिश्रातु, निष्कर्षण, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कौन सा आयनिक यौगिक का गुण है। अब आपको पता है आयनिक यौगिक जल में घुलनशील, निम्न गलनांक। तो जल में घुलनशील बिल्कुल होते हैं, निम्न गलनांक नहीं होता, उनका उच्च गलनांक होता है। विद्युत के वो सुचालक होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और आयनों के बीच कमज़ोर आकर्षण बल नहीं होता, अधिक आकर्षण बल होता है, तो ये जल में घुलनशील होते हैं। तो ये सही है इसका। उसके बाद छठा क्वेश्चन है पेट से भोजन और गुदा द्वार से अपशिष्ट के बाहर निकलने को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी कौन सी है। गोलाकार पेशी, पक्षमाभी पेशी। अब पक्षमाभी पेशी तो आपको पता है आँखों में होती है, ठीक है। गोलाकार पेशी भी नहीं होती। क्रमांकुचक गति, क्रमांकुचक पेशी ये होता है आपके पेटों में, पेट पाचन प्रणाली में ही होता है, बट ये खाना जो है जिस पेशी के द्वारा पहुंचता है, जो हमारा आहार नाल होता है, उसकी गति के द्वारा। तो जो सी ऑप्शन है अवरोधनी पेशी, तो पेट से भोजन और गुदा द्वार से अपशिष्ट बाहर निकालने वाले नियंत्रित है अवरोधनी पेशी। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है स्फिंक्टर मसल। इसको आप इंस्पेक्टर मसल या अवरोधनी पेशी भी कहते हैं। तो ये सही आंसर है। उसके बाद है पौधों द्वारा अपशिष्टों के उत्सर्जन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अपशिष्ट उत्पाद गिरने वाली पत्तियों से संचित होते हैं, तो अपशिष्ट उत्पाद गिरने वाली पत्तियों में संचित होते हैं, ये तो कौन सा आपको बताना है गलत है, ठीक है। तो ये तो सही है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जैसे गैसीय अपशिष्ट उत्सर्जित करते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। पौधों की जड़ें कुछ अपशिष्ट पदार्थों को उनके आसपास की मिट्टी में उत्सर्जित करती हैं। कई पौधों के अपशिष्ट कोशिकाओं में लाइजोसोम में जमा होते हैं। उसके बाद पौधों की जड़ें अपशिष्ट पदार्थों को आसपास मिट्टी में उत्सर्जित करती हैं, ये भी सही है। चौथा है कई पौधों के अपशिष्ट कोशिकाओं में लाइजोसोम में जमा होता है। तो आपको पता है कि लाइजोसोम जो है वो पादप कोशिकाओं में नहीं होता, ये सिर्फ जंतु कोशिकाओं में होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी ये गलत स्टेटमेंट है, इसी को हमको बताना था। क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका के किस भाग से सूचना प्राप्त की जाती है। तंत्रिका कोशिका के किस भाग से सूचना प्राप्त की जाती है। तंत्रिकाक्ष, द्रुमिका, केंद्रक या तंत्रिका का अंतिम सिरा। तो अगर आप एक रफ डायग्राम देखो तो ये एक सेल बॉडी होता है जिसे हम कहते हैं, इसका तंत्रिका का शिरा, इसके बीच में होता है केंद्रक, और केंद्रक के साथ ये लगे होते हैं इस तरह के तंत्रिकाक्ष, और तंत्रिकाक्ष के साथ ये अंतिम सिरा, और यहाँ पर भी एक बालनुमा आकृति होती है जिसको हम कहते हैं द्रुमिका, ठीक है। और यही द्रुमिका का काम होता है सूचना को इकट्ठा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रुमिका। और द्रुमिका से जो सूचना आती है वो केमिकल के फॉर्म में आती है, और फिर ये केमिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, किसमें, ये केंद्रक में, और ये सेल बॉडी में, कोशिका में, और उसके बाद इससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, विद्युत आवेश की तरह ये ट्रांसफ़र होता है, और यहाँ पर फिर केमिकल में ये चेंज करता है, और फिर इसको द्रुमिका अपना इकट्ठा करती है। तो ये होता है आपका तंत्रिका कोशिका का भाग। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए वीडियोस डाली हुई हैं, आप उसको देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने का कारक है। तो मुरझाने के लिए पत्तियों में जो ऑक्सिन तो बढ़ाता है, साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है या बीज वगैरह बनने में। तो एब्सेसिक अम्ल क्या करता है पत्तियों को मुरझाने में, इसका सही आंसर है एब्सेसिक अम्ल। बाकियों के भी आप देख लो क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद है गोलाकार दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या
कहा जाता है। तो अगर एक गोलाकार दर्पण देखें तो उसमें हमारा अवतल या उत्तल होता है, तो इसके परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, अब अगर मान लो ये वाला आपका अवतल दर्पण है, इसके परावर्तक पृष्ठ ये है, इसका केंद्र, तो इसका जो केंद्र है ये जिसका बना है उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र या आर। ठीक है, उसके बाद है दंत चिकित्सकों द्वारा मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का। तो हम उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का, क्योंकि जब अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो जो प्रतिबिंब है वो बड़ा भी दिखाई देता है और सीधा भी दिखाई देता है, और डॉक्टर उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल हम गाड़ियों के पीछे देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला है मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है हमने पढ़ा है रेटिना पे। ठीक है, फिर है कांच के, इसमें और जो बाकी है, कॉर्निया का क्या काम होता है? यहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है, अभिनेत्र लेंस प्रकाश को अभिकेंद्रित करता है, और पुतली जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। फिर है कांच के त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा की और एक कोण पर झुकती है। इस कोण के चिन्ह को निम्न किस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है? तो अगर आप देखो प्रिज्म से जब हम देखें, प्रिज्म से जब अपवर्तन होता है तो यहाँ से एक किरण आपतित होती है, फिर ये अपवर्तित होकर इधर जाती है और फिर ये इस तरफ चली जाती है। तो ये हो गया आपका आपतित किरण और ये है आपका निर्गत किरण। तो इसको अगर हम सीधे ले जाएं और इसको सीधे ले जाएं तो यहाँ पर ये झुकी कितनी है? इतनी झुकी है, और इसको हम डी या डेविएशन, इसको हम डेविएशन से, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी, और डी का मतलब होता है डेविएशन। यहाँ पे आई जो है, आई आपका आपतन कोण होता है, ई जो निर्गत कोण है उसे कहते हैं आर, जो रिफ्रैक्टेड रे है अपवर्तित कोण है उसे कहा जाता है, और डी जो है वो डिफ्लेक्शन है। यहाँ एक और पूछा जाता है, ये जो प्रिज्म का ए एंगल होता है इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है प्रिज्म कोण। तो ये 4-5 आपको पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान से कर लो। अगला है एक सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु, तो दूर बिंदु कितना होता है? अनंत, और निकटतम बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। फिर 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए जीवों की खाद्य श्रृंखला का सही क्रम दिखाता है? सही क्रम कौन सा दिखाता है? मेंढक, टिड्डा, सांप, घास। तो सबसे पहले कोई भी खाद्य श्रृंखला में जो खाना बनाने वाला है या जिसे हम स्वपोषी कहते हैं वो आएगा, तो सबसे पहले घास आएगा। तो अगर देखो घास सबसे पहले किस किस में है, तो इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों तो वैसे ही काट दो। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें तो घास को खाता है टिड्डा, तो 4 के बाद 2, 4 के बाद 2, टिड्डे के बाद सांप, या टिड्डे को मेंढक और मेंढक के बाद सांप। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। उसके बाद है निम्नलिखित में से मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? जहाँ पर जैव और अजैविक घटक आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं और एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। और इसमें बताना आपको जो मनुष्य के द्वारा निर्मित है। महासागर मनुष्य के द्वारा बनाया जा सकता है? नहीं, ये नहीं होगा। वन भी मनुष्य नहीं बना सकता, वो भी अपने आप बनते हैं। रेगिस्तान भी मनुष्य नहीं बना सकता, लेकिन बगीचा मनुष्य के द्वारा बनाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है बगीचा। और भी कृत्रिम अगर पूछा जाए तो जैसे एक्वेरियम, या जो मछली का घर होता है, वो एक तरह का आपका कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण एक और है। अब उसके बाद प्रश्न 16, तो इस तरह से 16 क्वेश्चंस आपके सिर्फ टिक करने थे जो सही आंसर है। और इसमें आप ध्यान रखना कि इस वाले में आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको जो सही आंसर है बस वही लिखना है। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 17 से 20 वाला है। इसमें अभिकथन और कारण, मतलब एक आपको कथन दिया हुआ है और उसके कारण दिया हुआ है, आपको बताना है। अगर दोनों सत्य है तो ऑप्शन होगा ए, दोनों ए और आर दोनों सत्य है लेकिन उसकी व्याख्या सही नहीं है तो बी, ए अगर सत्य है लेकिन आर असत्य है तो सी, ए सत्य असत्य है और आर सत्य है तो डी। तो अब देखते हैं पहला क्या कहा गया है? दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना दांत इनेमल संचालित हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है बैक्टीरिया मुंह में शर्करा और खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल का उत्पादन करते हैं, तो ये भी सही है। तो ये दोनों सही है, और सही इसका
एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है अभिकथन, गैसों के आदान प्रदान में मदद करने के लिए पौधों में रंध्रों को खोलना और बंद करना द्वार कोशिकाओं का कार्य है, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद जब पानी अंदर जाता है तो द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं और रंध्र के छिद्र को बंद कर देते हैं। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं तो रंध्र खुल जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका भी हो जाएगा ए। अगला है रक्त में शर्करा का स्तर का पता अधिवृक्क ग्रंथि की कोशिकाओं के द्वारा लगाया जाता है। तो अधिवृक्क ग्रंथि, तो आपको पता है ये अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा तो नहीं रिलीज़ किया जाता है, ये किया जाता है अग्नाशय के द्वारा। तो ये हमारा अग्न्याशय है इसका, यह पेंक्रियाज, तो ये हमारा गलत है, तो पहला गलत है। दूसरा है यदि रक्त में शर्करा का स्तर अधिक है तो इंसुलिन स्रावित होता है, बिल्कुल सही है। और स्तर गिरता है तो इंसुलिन का सेवन कम हो जाता है, ये हमारा सही है, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए रॉन्ग, बी सही। तो अगर देखो ऑप्शन नंबर ए असत्य, आर सत्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है -1 मीटर, कितना दिया है? -1 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता -1 डायोप्टर के बराबर है। तो बिल्कुल आपको पता है जो फोकस लेंथ है वो, और पावर होता है 1 में फोकस, तो अगर 1/1 है तो आंसर 1 ही आएगा, और माइनस है तो माइनस ही आएगा, तो -1 डायोप्टर ही होगा, बिल्कुल सही है ये। अब है बहुत कम फोकस दूरी का अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी वाले लेंस की तुलना में प्रकाश को अधिक अपसारित करता है। तो ये बिल्कुल सही है, अगर कम फोकस है तो अपसारित ज़्यादा करेगा और अधिक फोकस है तो अपसारण कम होगा। जैसे अगर हम देखें अब बहुत कम है तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि ज़्यादा अपसारित हो रहा है, लेकिन अगर बड़ा फोकल लेंथ ले तो आपको उतना नहीं दिखाई देगा, ठीक है, पता नहीं चल पाता उतना। तो इस वजह से कम फोकल लेंथ वाला अधिक अपसारित करता है, तो ये सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इस वजह से ये इसका दोनों सही है, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन या उसकी व्याख्या सही नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह से पहले 20 क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू थे, इसमें आप देख लो कि आपके कितने मार्क्स आते हैं, और इससे आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लग जाएगा। अगर इन 20 एमसीक्यू में आपके 15+ आ रहे हैं तब आपकी तैयारी सही ट्रैक पे है, और 1 महीना आपका पास टाइम है, उसमें आप आसानी से इसको 20 तक ला सकते हो। लेकिन अगर आपके इसमें 10 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है और आपकी पढ़ाई पे फोकस करना है। तो इसके हिसाब से आप पहले सभी क्वेश्चंस को देख लो और अपना देखो स्कोर, और कमेंट करो अपना स्कोर कि आपका स्कोर कितना आता है। और फिर अब नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट बी, जिसमें हम बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स, और उसके बाद पार्ट सी और पार्ट डी, अगर उसकी भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखो, और मैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और आप पढ़ाई करते रहो। अपनी तैयारी चेक करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि एग्ज़ाम जिस हिसाब से पिछली बार आया था उसी से रिलेटेड इस बार भी आएगा। तो अगर आप एमसीक्यूज़ सही कर जाते हो तो आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट, अगर 20 एमसीक्यू में आप 20 सही कर जाते हो, जो कि बहुत पॉसिबल है, तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है, आपके मार्क्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी चेक करो और बताओ कितने मार्क्स आते हैं। उसके बाद हम एक वीडियो लाएंगे कि आपको किस तरह से अपनी तैयारी और बढ़ानी भी है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और पढ़ाई करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी, और दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दो।